Morning students, in today's lecture we will discuss in detail about peptides. Peptides are formed by condensation reaction between carboxylic group of one amino acid and amino group of other amino acid with loss of simple molecule water to form peptides. Peptides are substituted amides. The bond formed between these two amino acids is known as peptide bond. Peptides are further classified as dipeptide, tripeptide, tetrapeptide depending upon the number of amino acids joined together. In each polypeptide chain, there is one free N-terminal and other free C-terminal. Each polypeptide has free NH3 group. Each polypeptide chain has free NH3 group on one side called N-terminal and free carboxylic group on other side called C-terminal. While naming these peptides, the sequence is always read from N-terminal to C-terminal. Nomenclature of peptides. The names of peptide reflects the name of amino acid residue involved in amide linkage. Name of amino acid is written from N-terminal to C-terminal. Suffix "-ene" of all amino acid except C-terminal amino acid is replaced by Y and the name is written as one word name. तो जो भी पॉलीपेप्टाइड चेन है उसमें एक एन टर्मिनल होता है, एक सी टर्मिनल होता है. जहाँ पे अमाइनो ग्रुप फ्री होता है वो एन टर्मिनल होता है, जहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप फ्री होता है वो सी टर्मिनल होता है. नोमेनक्लेचर हमेशा एन टर्मिनल से सी टर्मिनल की तरफ किया जाता है. जो एन टर्मिनल से हम जब नोमेनक्लेचर स्टार्ट करेंगे तो जितने भी एसिड आएंगे उनका INE रिप्लेस हो जाएगा YL से, केवल C टर्मिनल के अमीनो एसिड को छोड़ के, जिसका नाम हमें कंप्लीट देना है. जैसे ये हमारा अमीनो एसिड, ये पॉलीपेप्टाइड चेन है, बनी हुई है 4 अमीनो एसिड को जोड़ के, एलानीन, टायरोसिन, एस्पार्टिक एसिड एंड ग्लाइसिन. ये इनके बीच के क्या हैं? पेप्टाइड बॉन्ड. अब जब हमें इसका नाम देना होगा तो हम एन टर्मिनल, ये हमारा फ्री एन टर्मिनल है, ये हमारा फ्री कार्बोक्सिलिक टर्मिनल है यानी सी टर्मिनल है. तो नाम हमें कहाँ से शुरू करना है? फ्रॉम एन टर्मिनल टू सी टर्मिनल. और एन टर्मिनल से चलते हुए जो भी अमीनो एसिड है उसका INE रिप्लेस करना है आपने YL से. तो एलानीन का हो जाएगा एलेनाइल, टायरोसाइल, एस्पार्टाइल और ग्लाइसिन. ग्लाइसिन हमें पूरा क्यों देना है? क्योंकि ये सी टर्मिनल अमीनो एसिड है. तो वन वर्ड नेम होगा फ्रॉम अमीनो एसिड का, कहाँ से? एन टर्मिनल टू सी टर्मिनल. सी टर्मिनल वाले अमीनो एसिड का हमें पूरा नाम देना है और एन टर्मिनल से चलते हुए जो भी अमीनो एसिड आएंगे उनका INE रिप्लेस करना है हमें YL से. तो हो जाएगा एलेनाइल, टायरोसाइल, एस्पार्टाइल, ग्लाइसिन. नेक्स्ट है ज्योमेट्री ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड. जो पेप्टाइड बॉन्ड है उसका नेचर क्या है? प्लानर. पेप्टाइड बॉन्ड इज प्लानर इन नेचर. The 4 atoms of the peptide bond, that is carbon, nitrogen, hydrogen, oxygen, and the 2 alpha carbon linked to this peptide bond are in same plane. और ये प्लेन हमें किसने दिखा रखा है? ब्लू फ्रेम में हमें ये दिखा रखा है एक प्लेन जो किसका है? पेप्टाइड बॉन्ड का प्लेन है. हाइड्रोजन ऑफ NH एंड ऑक्सीजन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप आर इन ट्रांसपोजिशन. जो कार्बोनिल ग्रुप की ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन जो नाइट्रोजन की है पेप्टाइड बॉन्ड में, ये आपस में एक दूसरे से क्या है? ट्रांसपोजिशन पे हैं. अब ये जो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच का ये जो बॉन्ड है इसमें 50% डबल बॉन्ड करेक्टर है,
ड्यू टू रेजोनेंस। नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर है, वे अपना लोन पेयर क्या करेगा, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर लेगा और इस रेजोनेंस के कारण जो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा और इस रेजोनेंस या इस डीलोकलाइजेशन के कारण कार्बन नाइट्रोजन के बीच में रोटेशन फ्री नहीं रहेगी, हिंडर्ड हो जाएगी और इस कारण जो पेप्टाइड बॉन्ड है ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। सो फ्री रोटेशन इज नॉट पॉसिबल अलोंग पेप्टाइड बॉन्ड। लेकिन जो कार्बन और नाइट्रोजन पेप्टाइड बॉन्ड के साथ जो अल्फा कार्बन एटम अटैच्ड है, इनके अराउंड फ्री रोटेशन क्या है, पॉसिबल है। सो द फ्री रोटेशन इज पॉसिबल अराउंड रामाचंद्रन एंगल्स। रामाचंद्रन एंगल्स किसके नाम पे, बायोफिजिस्ट रामाचंद्रन जिन्होंने इन एंगल्स को दिया था उनके नाम पे दिया हुआ है और रिप्रेजेंट करते हैं हम फाई, साई एंड फाई से। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज क्लासिकल पेप्टाइड सिंथेसिस। जब हमें पेप्टाइड बनाना है तो दो टाइप की सिंथेसिस है, एक होती है सॉल्यूशन फेज सिंथेसिस जिसको हम बोलते हैं क्लासिकल पेप्टाइड सिंथेसिस और दूसरी होती है सॉलिड फेज सिंथेसिस। तो क्लासिकल जो पेप्टाइड सिंथेसिस है जो जिसको हम बोलते हैं सॉल्यूशन फेज सिंथेसिस, इसमें दो अमीनो एसिड जो आपके हो गए ग्लाइसिन और एलानाइन है, इनको हम रिएक्ट कराएंगे आपस में। अब ग्लाइसिन का COH ग्रुप एलानिन के NH2 ग्रुप के साथ रिएक्ट करेगा तो ये बनाएगा ग्लाइसिन एलानिन। अगर एलानिन का COH ग्रुप ग्लाइसिन के NH2 ग्रुप के साथ रिएक्ट करेगा तो ये बनाएगा एलानाइल ग्लाइसिन। एलानाइन आपस में भी रिएक्ट कर जाएगा तो एलानाइल एलानिन बनाएगा और ग्लाइसिन आपस में रिएक्ट करके क्या बनाएगा, ग्लाइसिन ग्लाइसाइल। तो हमें अगर हम ग्लाइसिन और अमीन के बीच में सिंपल कंडेंसेशन रिएक्शन के थ्रू पेप्टाइड बनाएं तो हमें 4 तरह के डाई पेप्टाइड मिलेंगे, जबकि हम बनाना चाहते हैं ग्लाइसाइल एलानिन। तो इसका ये ड्रॉबैक है उसके लिए। और दूसरा जो पॉइंट है वो जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ये एंडोथर्मिकली रिएक्ट करता है। तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप को हमें एक अमीनो एसिड के ग्रुप को कार्बोक्सिलिक ग्रुप जिसकी हमें रिएक्शन करानी है NH2 ग्रुप ऑफ अदर अमीनो एसिड, उस कार्बोक्सिलिक ग्रुप को हमें क्या करना पड़ेगा, एक्टिवेट करना पड़ेगा बाय कन्वर्टिंग इट इनटू एसिड क्लोराइड। सो इन ऑर्डर टू कंट्रोल द कपलिंग रिएक्शन हमें क्या यूज़ करना पड़ता है, प्रोटेक्टिंग ग्रुप्स। बाय प्रोटेक्टिंग द अमीनो ग्रुप ऑफ वन अमीनो एसिड एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑफ other amino acid, specific peptide bonds are formed. Now what are the different steps of classical peptide synthesis? First is the protection of amino group of N-terminal amino acid. Second step is activation of carboxylic group of protected amino acid. Third step is formation of peptide bond and last step is removal of protective group without disturbing the peptide bond. तो जो क्लासिकल पेप्टाइड सिंथेसिस है उसमें 4 स्टेप होते हैं। सबसे पहले आपने N टर्मिनल को क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है। फिर जिस अमीनो एसिड के आपने N टर्मिनल को प्रोटेक्ट किया है उसके C टर्मिनल को आपने क्या करना है, एक्टिवेट करना है। फिर नेक्स्ट अमीनो एसिड के साथ उसकी रिएक्शन करवानी है, उससे क्या बनेगा, पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगा। फिर आपने जो प्रोटेक्शन जो NH2 ग्रुप है जिसको आपने प्रोटेक्ट किया हुआ है उसके आपने क्या करनी है, डी प्रोटेक्शन करनी है। तो बाय रिपीटिंग दिस प्रोसेस पॉलीपेप्टाइड कैन बी ग्रोन। Here we want reaction between glycine and alanine to form dipeptide glycyl alanine। तो हम NH2 को ग्लाइसिन के NH2 को प्रोटेक्ट कर देंगे, इसके कार्बोक्सिलिक ग्रुप को एक्टिवेट कर देंगे कार्बोनिल क्लोराइड में और फिर इसकी एलानिन के साथ रिएक्शन कराएंगे, तब हमें क्या मिलेगा, ग्लाइसाइल एलानिन। नाउ व्हाट आर द प्रोटेक्टिंग ग्रुप्स? प्रोटेक्टिंग ग्रुप्स वो ग्रुप्स होते हैं जो एक रिएक्टिव ग्रुप को क्या कर देंगे, अनरिएक्टिव कर देंगे और उसको प्रिवेंट करेंगे फ्रॉम अंडरगोइंग अनवांटेड रिएक्शन। ठीक है, तो सुटेबल प्रोटेक्टिंग ग्रुप शुड फुलफिल द फॉलोइंग कंडीशन। इट शुड बी इजी टू इंट्रोड्यूस,
it should be stable under given set of condition and it should be easily removed at the end of the synthesis। तो तीन कंडीशन होगी, एक तो उसको जो भी प्रोटेक्टिंग ग्रुप है उसको इंट्रोड्यूस करना क्या होना चाहिए, इजी होना चाहिए। दूसरा, उन रिएक्शन कंडीशंस में जिसमें हम पेप्टाइड सिंथेसिस कर रहे हैं, प्रोटेक्टिंग ग्रुप और NH2 के बीच का जो बॉन्ड है वो क्या होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए और उस प्रोटेक्टिंग ग्रुप को इजीली रिमूव भी किया जाना चाहिए। Now what are the different type of amino protecting group? या NH2 प्रोटेक्टिंग ग्रुप कौन कौन से हैं जो आपके सिलेबस में है, वो है टर्शरी ब्यूटाइल ऑक्सी कार्बोनिल ग्रुप, और इसको हम इंट्रोड्यूस करते हैं बाय यूजिंग कंपाउंड डाई टर्शरी ब्यूटाइल डाई कार्बोनेट। ये है डाई टर्शरी ब्यूटाइल OCO डाई कार्बोनेट हो गया। इसकी रिएक्शन कराएंगे हम अमीनो एसिड से जिसका हमें NH ग्रुप क्या है, प्रोटेक्ट करना है। तो ये जो CH3 थ्राइस C, ये हो गया टर्शरी ब्यूटाइल ऑक्सी CO, इस ग्रुप के साथ ये जाके लिंक हो जाएगा किसके साथ, आपके NH2 के अमीनो एसिड के साथ। अब कैसे रिएक्शन हो रही है, ये आपका कोई अमीनो एसिड है, इसका NH2 अटैक करेगा कार्बोनिल कार्बन पे, O पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, यहाँ से ये बॉन्ड टूट जाएगा और इस बॉन्ड के साथ ये लिंक हो जाएगा किसके साथ, अमीनो एसिड के साथ। डी प्रोटेक्शन के लिए हम यूज करते हैं ट्राईफ्लोरो एसिटिक एसिड। अब ये जो आपका टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप है ये कन्वर्ट हो जाएगा आइसोब्यूटाइलिन में, CO2 का लॉस हो जाएगा और आपका अमीनो ग्रुप क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। या हम HBr इन प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड भी यूज़ कर सकते हैं और इसमें आपको मिलेगा टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल प्लस पे CO2। नेक्स्ट जो अमीनो एसिड प्रोटेक्टिंग ग्रुप है वो है थैलाइल ग्रुप। थैलाइल ग्रुप कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं, बाय कंडेंसेशन विथ थैलिक एनहाइड्राइड एट 180 to 185 डिग्री सेंटीग्रेड। जो आपका ये थैलिक एनहाइड्राइड है इसकी रिएक्शन कराएंगे अल्फा अमीनो एसिड से एट 180 to 185 डिग्री सेंटीग्रेड, तो हमें मिलेगा एन प्रोटेक्टेड अमीनो एसिड यानी एन थैलाइल अमीनो एसिड। अब इस मेथड का ड्रॉबैक क्या है कि इसमें एक्सेसिव रेसमाइजेशन हो जाती है, तो उसको अवॉइड करने के लिए क्या करते हैं, हम यूज़ करते हैं एन इथॉक्सी कार्बोनिल थैलामाइड। ये क्या है, एन पे ये हो गया आपका इथॉक्सी, ये हो गया कार्बोनिल ग्रुप, तो ये हो गया एन इथॉक्सी कार्बोनिल थैलामाइड। इसकी रिएक्शन कराएंगे अमीनो एसिड में के साथ। अब ये जो रिएक्शन होती है अंडर माइल्ड कंडीशंस होती है, यानी एक्वस सोडियम कार्बोनेट की प्रेजेंस में, और टेम्परेचर भी क्या है, कम है, 5 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 5 मिनट और 35 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर एंड 35 सेंटीग्रेड फॉर 30 मिनट्स। तो इसमें टेम्परेचर जो पहली वाली रिएक्शन थी उसमें टेम्परेचर 180 to 185 डिग्री सेंटीग्रेड था, हाई टेम्परेचर था इसलिए रेसिमाइजेशन हो रही थी। यहाँ पे टेम्परेचर कम है तो यहाँ पे रेसिमाइजेशन नहीं होगी, तो हमें मिलेगा एन प्रोटेक्टेड अमीनो एसिड। अब इस अनप्रोटेक्शन को रिमूव करने के लिए, डी प्रोटेक्शन के लिए हम यूज़ करते हैं कौन सी चीज़, हाइड्राजीन। जो आपका एन थैलाइल अमीनो एसिड है इसकी रिएक्शन कराएंगे हाइड्राजीन से, तो आपको क्या मिल जाएगा, थैलाइल हाइड्राजीन, और साथ में आपका जो अमीनो एसिड है उसका एन टर्मिनल क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा, यानी फ्री फ्रॉम प्रोटेक्शन। नेक्स्ट है कार्बोक्सिलिक प्रोटेक्टिंग ग्रुप। कार्बोक्सिलिक ग्रुप को प्रोटेक्ट करने के लिए हम उसको मिथाइल, इथाइल या बेंजाइल एस्टर में कन्वर्ट कर देते हैं और उसके साथ कार्बोक्सिलिक ग्रुप की रिएक्शन कराएंगे मिथलोन इन प्रेजेंस ऑफ HCl, तो हमें मिथाइल एस्टर मिल जाएगा। बेंजाइल अल्कोहल से कराएंगे तो बेंजाइल एस्टर बन जाएगा। और रिमूव कर सकते हैं इस प्रोटेक्शन को अंडर अल्कलाइन कंडीशन, रिएक्शन कराएंगे एस्टर की अंडर अल्कलाइन कंडीशंस, तो जो कार्बोक्सिलिक एस्टर ग्रुप है वो टूट जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में। या फिर हम इसकी रिएक्शन कराएंगे H2 इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडिनियम यानी हाइड्रोजिनोलाइसिस, तो हमें मिल जाएगा साथ में इससे C6H5CH3 यानी टॉलिन मिल जाएगा। नाउ व्हाट आर द डिफरेंट स्टेप्स इन सिंथेसिस ऑफ पेप्टाइड। सबसे पहला स्टेप क्या था,
प्रोटेक्शन ऑफ अमीनो एसिड, जो भी अमीनो एसिड है इसका आपने एन टर्मिनल प्रोटेक्ट करना है विद सम प्रोटेक्टेड ग्रुप। तो यहाँ पे BOC से किया तो यहाँ आ जाएगा BOC NH CH2 COOH। फिर इसका जो COH ग्रुप है एन प्रोटेक्टेड अमीनो एसिड का COH ग्रुप हम एक्टिवेट करेंगे और उसको कन्वर्ट कर देंगे COCl में। नेक्स्ट जो स्टेप है उसका है फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। अब इसका जो अमीनो एसिड है इसका NH है वो प्रोटेक्टेड है, कार्बोनिल ग्रुप क्या है, कार्बोक्सिल ग्रुप क्या है, एक्टिवेटेड है। इसकी रिएक्शन कराएंगे फिर हम अमीनो एसिड से, तो हमें क्या मिल जाएगा, पेप्टाइड बॉन्ड मिल जाएगा। तो हमारा क्या बन जाएगा, पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगा। जो एन प्रोटेक्टेड अमीनो एसिड और उसका कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो हमने एक्टिवेट किया है उसकी रिएक्शन कराएंगे हम सेकेंड अमीनो एसिड से। तो जो उन दोनों के बीच में क्या बन जाएगा, फर्स्ट अमीनो एसिड जिसका कार्बोक्सिलिक ग्रुप एक्टिवेटेड है वो दूसरे अमीनो एसिड के NH3 ग्रुप के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगा, पेप्टाइड बॉन्ड बना लेगा। अब हमारा पेप्टाइड बॉन्ड बन गया। अब हमें प्रोटेक्शन रिमूव करनी है। जो भी आपने प्रोटेक्टिंग ग्रुप यूज़ किया है उसके अकॉर्डिंग आपका डी प्रोटेक्शन ग्रुप होगा। अगर आपने BOC यूज़ किया है प्रोटेक्टिंग ग्रुप तो आप CF3COH डाल के यानी ट्राईफ्लोरोएसिटिक एसिड डालोगे तो BOC रिमूव हो जाएगा और आपको मिल जाएगा फ्री एन टर्मिनल पेप्टाइड। मॉडिफाइड मेथड में क्या होता है, ये मॉडिफाइड सॉल्यूशन फेज सिंथेसिस ही है। इसमें हम क्या लेंगे, जो हम चाहते हैं एन टर्मिनल पे अमीनो एसिड हो उसका हम एन टर्मिनल प्रोटेक्ट कर देंगे। जो हम चाहते हैं C टर्मिनल पे अमीनो एसिड हो उसका हम कार्बोक्सिलिक ग्रुप क्या कर देंगे, प्रोटेक्ट कर देंगे। तो एन टर्मिनल को प्रोटेक्ट करने के लिए हम रिएक्शन कराएंगे BOC से, तो हमें BOC प्रोटेक्टेड ग्लाइसिन मिल जाएगा। और सी टर्मिनल पे चाहते हैं हमारा एलेनिनो, तो इसके कार्बोक्सिलिक एसिड के जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है उसको एस्टर में कन्वर्ट कर देंगे यूजिंग बेंजाइल अल्कोहल, तो ये बेंजाइल एस्टर बना लेगा। अब इन दोनों की रिएक्शन हम कराएंगे कंडेंसेशन रिएक्शन बाय यूजिंग डिहाइड्रेटिंग एजेंट DCC डाईसाइक्लोहेक्साइल कार्बो डाईअमाइड। ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप से OH लेगा, NH2 से H लेगा, वाटर मॉलिक्यूल का लॉस हो जाएगा और पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगा बिटवीन ग्लाइसिन एंड एलानिन। अब ग्लाइसिन एलानिन जो हमारा पेप्टाइड बॉन्ड बना, इसमें जो NH है वो प्रोटेक्टेड है विथ BOC। इसकी रिमूवल करेंगे यूजिंग CF3COH और आपका C टर्मिनल प्रोटेक्टेड है विद एस्टर बेंजाइल अल्कोहल। इसकी रिएक्शन करा देंगे H2PD से, तो हमारा जो पेप्टाइड है उसका N टर्मिनल भी फ्री हो जाएगा और C टर्मिनल भी फ्री हो जाएगा। तो ये थी मॉडिफाइड सॉल्यूशन फेज सिंथेसिस, जिसमें हम क्या करते हैं, जो चाहते हैं हमारा अमीनो एसिड जिसका N टर्मिनल फ्री हो उसको एन प्रोटेक्ट कर देंगे। जिस अमीनो एसिड का हम चाहते हैं C टर्मिनल फ्री हो उसका C टर्मिनल प्रोटेक्ट कर देंगे। फिर हम उनकी कंडेंसेशन रिएक्शन कराएंगे यूजिंग डिहाइड्रेटिंग एजेंट DCC, जो वाटर मॉलिक्यूल का रिमूव कर देगा और हमें पेप्टाइड बॉन्ड मिल जाएगा बिटवीन दीज टू अमीनो एसिड्स। और उसके बाद हम क्या करेंगे, डी प्रोटेक्शन करेंगे यूजिंग deprotection agent of N-terminal acid and C-terminal acid. Now, what are the different drawbacks of classical peptide synthesis? Classical peptide synthesis के drawback क्या हैं कि ये tedious और time consuming process है, क्योंकि आपने बार बार क्या करना है, प्रोटेक्शन, एक्टिवेशन, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन, फिर रिमूवल ऑफ प्रोटेक्शन, फिर नेक्स्ट स्टेप पे फिर जब आपने पेप्टाइड बॉन्ड बनाना होगा फिर आपने वो स्टेप रिपीट करने होंगे, प्रोटेक्शन, एक्टिवेशन, फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड एंड डी प्रोटेक्शन। तो टीडियस हो गया और टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो गया। दूसरी जो ओवरऑल यील्ड आएगी इसकी क्या आएगी, लो आएगी। मान लो आपकी फर्स्ट स्टेप की यील्ड क्या है 80%, जो क्या है हाई है, लेकिन जो सेकेंड स्टेप है उसकी यील्ड भी मान लो आ गई 80%, बट दैट इज 80% ऑफ 80%, तो वो रह जाएगी 64%। तो इस तरह जो उसका यील्ड है वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो ये जो मेथड है, दिस मेथड इज नॉट सुटेबल फॉर सिंथेसिस ऑफ हाई
पेप्टाइड, हायर पेप्टाइड्स। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट जो आपके सिलेबस में है वो है मैरीफील्ड सॉलिड फेज सिंथेसिस। इस सिंथेसिस को डिस्कवर किया था मैरीफील्ड ने और उन्हीं के नाम पे है मैरीफील्ड सॉलिड फेज सिंथेसिस। दिस टाइप ऑफ सिंथेसिस कैरिड आउट एट द सरफेस ऑफ इनसॉल्युबल सॉलिड। और ये जो इनसॉल्युबल सॉलिड होता है ये पॉलीमर होता है किसका, स्टायरीन का, यानी पॉलीस्टायरीन का हो गया, जिसमें जो क्रॉस लिंक हो गए 2% डाइविनाइल बेंजीन के साथ और जिसमें 5% जो बेंजीन रिंग है वो क्या होगी, क्लोरोमिथाइलेटेड। तो रिप्रेजेंट करते हैं ये आपका पॉलीस्टायरीन पॉलीमर हो गया, बेंजीन रिंग, उसके साथ CH2Cl। अब ये जो पॉलीमर बनेगा इसकी जो स्ट्रक्चर होगी, इसका नेचर होगा पोरस, जेल लाइक स्ट्रक्चर होगी, बीड्स की फॉर्म में होगा, जिसका पोरस नेचर है तो इजली जो आपके रिएजेंट्स हैं वो क्या कर लेंगे, परकोलेट कर लेंगे। अब जो मैरीफील्ड सॉलिड फेज सिंथेसिस है इसके डिफरेंट स्टेप्स क्या हैं। फर्स्ट है कि हम BOC प्रोटेक्टेड अमीनो एसिड को लिंक करेंगे पॉलीमर के साथ, पॉलीस्टायरीन पॉलीमर के साथ, और ये जो रिएक्शन होगी ये SN2 रिएक्शन होगी। जो CO नेगेटिव एंड है वो CH2 के साथ रिएक्ट करेगा और Cl नेगेटिव का लॉस हो जाएगा। तो अनप्रोटेक्टेड अमीनो एसिड जो हम चाहते हैं C टर्मिनल पे हो उसकी हम रिएक्शन कराएंगे किसके साथ, पॉलीस्टायरीन पॉलीमर के साथ। नेक्स्ट स्टेप है रिमूवल ऑफ प्रोटेक्टिंग ग्रुप। अब ये जो हमारा BOC प्रोटेक्टेड ग्रुप है इसको हम रिमूव करेंगे यूजिंग CF3COH। तो हमारा जो NH2 ग्रुप है ये क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। अब जो दूसरा हमारा अमीनो एसिड है वो हम लेंगे अनप्रोटेक्टेड, उसकी रिएक्शन कराएंगे इस अमीनो एसिड के साथ जो पॉलीमर के साथ लिंक्ड है यूजिंग DCC। तो आपने दूसरा अमीनो एसिड जो लेना है वो अनप्रोटेक्टेड अमीनो एसिड लेना है, उसकी रिएक्शन करानी है हमें उस अमीनो के एसिड के साथ जो किसके साथ लिंक है, पॉलीमर के साथ रिएक्शन लिंक्ड है यूजिंग DCC एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो इन दोनों अमीनो एसिड के बीच में क्या बॉन्ड बन जाएगा, पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगा। Both these steps are repeated to introduce many amino acid as required to build up the polypeptide chain। जितने polypeptide chain आपने बनानी है ये प्रोसेस हम क्या करते रहेंगे, रिपीट करते रहेंगे। लास्ट में क्या करेंगे हम कि हमारा ये जो प्रोटेक्शन है N का इसको रिमूव करना है यूजिंग CF3COH ग्रुप। तो हमारा जो ये पॉलीपेप्टाइड चेन पॉलीमर के साथ लिंक्ड है इसका जो N टर्मिनल है वो क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। अब हमें इस पॉलीपेप्टाइड चेन को फ्री करना है फ्रॉम पॉलीस्टायरीन पॉलीमर। तो हम इसमें क्या डाल देंगे, HF। तो जो आपका ये पॉलीमर लिंक्ड है विद अमीनो एसिड ये फ्री हो जाएगा और साथ में आपका ये जो इनसॉल्युबल पॉलीमर है ये आपको रीजनरेट हो जाएगा। तो ये थे डिफरेंट स्टेप्स इन मैरीफील्ड या सॉलिड फेज सिंथेसिस, जिसमें सबसे पहले हम अपना अनप्रोटेक्टेड एसिड लेंगे जो हम चाहते हैं C टर्मिनल पे हो, उसको लिंक करेंगे पॉलीमर चेन के साथ, पॉलीमर पॉलीस्टायरीन चेन के साथ। फिर हम जो आपने पॉलीमर के साथ जिस अमीनो एसिड को लिंक किया है उसकी प्रोटेक्शन को आपने क्या करना है, रिमूव करना है। थर्ड स्टेप में आपने क्या करना है, आप अनप्रोटेक्टेड दूसरा अमीनो एसिड लेंगे, उसकी कंडेंसेशन रिएक्शन कराएंगे विद अमीनो एसिड अटैच टू पॉलीमर चेन यूजिंग DCC। पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगा दोनों अमीनो एसिड के बीच में। फिर जितने आपने अमीनो एसिड ऐड करने हैं आपने ये स्टेप क्या करते रहना है, रिपीट करते रहना है। लास्ट में हमें क्या चाहिए कि हमें अपनी एन प्रोटेक्शन रिमूव करनी है। एन प्रोटेक्शन रिमूव करने के लिए हम उसमें क्या डालेंगे, ट्राईफ्लोरो एसिटिक एसिड। तो जो एन टर्मिनल आपका प्रोटेक्टेड था वो क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। फिर हमें अपनी पॉलीपेप्टाइड चेन को डिटैच करना है किससे, पॉलीमर से। उसके लिए आप उसमें क्या डालोगे, HF डालोगे, तो आपकी जो पॉलीमर चेन है वो डिटैच हो जाएगी किससे, आपकी पॉलीपेप्टाइड चेन के साथ।
अब ये जो सॉलिड फेज सिंथेसिस है, इसमें क्योंकि आपको बार बार प्यूरिफिकेशन स्टेप करने की, अलग से आइसोलेट करने की आपके पेप्टाइड को ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये पॉलीमर चेन के साथ आपका पॉलीपेप्टाइड है, ये लिंक रहता है। तो आप इसको सॉल्यूशन से, जो भी रिएजेंट्स हैं उनसे या सॉल्वेंट से उसको वॉश करते जाओगे और आपका जो प्यूरिफिकेशन का, आइसोलेट करने का स्टेप जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो यील्ड इस केस में क्या होती है, हाई होती है कंपेयर टू सॉल्यूशन फेज सिंथेसिस। नाउ व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ डीसीसी। डीसीसी जैसे आपको बताया क्या है, ये है साइक्लोहेक्साइल। तो डाई साइक्लोहेक्साइल कार्बो डाई इमाइड, ये यहाँ से एक से OH और H ले लेंगे। तो जो आपका डाई साइक्लो कार्बो डाई इमाइड है, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डाई साइक्लोहेक्साइल यूरिया में, और पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगा बिटवीन दीज टू अमीनो एसिड्स। दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।